हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। हम अब आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में उसकी अधिकार क्षेत्र और उसके कैपेसिटी, उपबंधों और किनको उससे छूट रहेगी, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ वीडियो पहले से आरटीआई के बारे में पढ़े हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। बहुत समय न लेते हुए जल्दी से पेपर शुरू करते हैं, जिससे कि आपको समय रहते स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धारा सूचना आयोग की शक्तियों और कृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो हमारी धारा संबंधित है वो धारा 18 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद, केंद्र और राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति यदि ना की गई हो तो इस स्थिति में सामान्य किस व्यक्ति की संबंधित धारा कौन सी होगी? तो ऐसे में संबंधित धारा हमारी 18(1) के का में होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को प्रावधानों के अनुसार देश सूचना जानकारी देने से मना किया गया है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत शिकायत करेगा? तो यह व्यक्ति धारा 1 खा के तहत शिकायत कर सकता है। सूचना संबंधित अधिकारी अगर निर्धारित समय अवधि में उत्तर नहीं प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी शिकायत भेज सकता है सूचना आयोग को। यदि निर्धारित अवधि में सूचना का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो आवेदक सूचना आयोग के समक्ष शिकायत किस धारा के अंतर्गत करेगा? तो ये धारा 18(1) की गा होगी। यदि किसी आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगा गया शुल्क तर्कसंगत नहीं लगता तो वो किस धारा के अधीन शिकायत करेगा? ये एक धारा 18(1) घा होगी। अधूरी और झूठी सूचना दिए जाने की स्थिति में किस धारा के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा? तो झूठी और अधूरी सूचना दिए जाने की स्थिति में आवेदन एक धारा 18(1) अंगा होगी। मिथ्या और अधूरी सूचना दिए जाने की स्थिति में 18(1) अंगा के अंतर्गत शिकायत की सूचना किसे की जाएगी? तो यह भी सूचना हमारी सूचना आयोग को जाएगी। सूचना आयोग दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत प्राप्त हैं? यानी सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? तो ये धारा 18 है। सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है? वो समन कर सकता है, दस्तावेज निरीक्षण कर सकता है और शपथ पत्र भी ले सकता है। तो ये सभी कार्य कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा अपील का प्रावधान करती है? तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 अपील का प्रावधान करती है। मुख्य सूचना आयुक्त या चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने से संबंधित उपबंध कहाँ पर हैं? तो ये उपबंध धारा 14 में दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। किन स्थितियों में केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? उन्हें असाधारण स्थिति में ही हटाया जा सकता है, सामान्य स्थिति में उन्हें हटाया नहीं जाएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को किस आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है? तो उनके लिए जो आधार बनेगा वो आपका कदाचार यानी मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयोग के सदस्यों के विरुद्ध लगने वाले आरोपों की जांच किसके द्वारा की जाएगी? अगर इस आयोग के सदस्यों के विरुद्ध कोई जांच है तो उसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इन्हें पद से हटाए जाने के लिए हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी या राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त में जांच से संबंध में अपदस्थ करने से संबंधित है? तो ये धारा 14(3) है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जो केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल है इसके विषय में प्रावधान हमारा धारा 12 में किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें किस धारा में विहित की गई हैं, बताई गई हैं? ये धारा 13 में बताई गई हैं। मुख्य सूचना आयुक्त क्या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसे दोबारा से पुनर्नियुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी, ये बात ध्यान देंगे। सदस्यों को मिल सकती है। मुख्य सूचना आयुक्त कितने अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा? तो मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद को 5 वर्ष के लिए धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। क्या मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है या पद धारण कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, वो 65 वर्ष के बाद अपने पद को धारण नहीं करेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित हैं, परंतु वे
65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही रह सकते हैं। यह कथन पूर्णतया सत्य है। केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की पदावधि से संबंधित धारा है, तो इन दोनों लोगों की जो पदावधि दी गई है वो हमारी धारा 13 में दी गई है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर। तो यहाँ पर हम केवल ये बात देखेंगे कि 25 का ए सही है, ए बी सही नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और प्रावधान चिन्हित किया जाएगा, उसका वॉच किया जाएगा। ये बात किसके द्वारा है? तो मुख्य सूचना आयुक्त में ये बात कही गई है। मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आयोग को बिना किसी अधिकारी के अधीन हुए स्वायत्त रूप से प्रयोग की जानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकार एवं शक्तियों के प्रावधान का वर्णन इस अधिनियम के धारा 12 में किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का भाग है, तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति धारा 12 में ही है। नियुक्ति में निम्नलिखित में कौन सी धारा सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान करती है? तो इसमें धारा 12 की उपधारा 5 इसका उपबंध करती है। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन और कार्य किस धारा में वर्णित किए गए हैं? तो इसके लिए धारा 12 का वर्णन है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों में अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं? तो सूचना आयोग में अधिकतम हमारे 10 सदस्य हो सकते हैं या 10 इसके मेंबर नियुक्त किए जा सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, तो यह गठन हमारा राष्ट्रपति द्वारा होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये प्रावधान हमारा धारा 12(3) में किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष होगा, तो इसके लिए जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री ही सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु बनी समिति में क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य के रूप में होगा? तो हाँ, उसे सदस्य के रूप में रखा जाएगा। सूचना आयोग के सदस्यों का चयन किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों में से किया जाएगा? तो सूचना आयुक्त के व्यक्तियों का चयन जो किया जाएगा वो कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एरिया में प्रख्यात व्यक्तियों में से होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना आयोग के सदस्यों का चयन निम्नलिखित में किस क्षेत्र के व्यापक और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा? तो समाज सेवा, पत्रकारिता एवं जनसंपर्क एवं प्रबंधन, इन सभी से इनका चयन होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्या सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या सूचना आयुक्त को राजनीतिक दल से संबंधित रखना है? तो इनको संबंधित नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई 2005 के अंतर्गत सूचना आयोग तीसरे पक्ष की अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा हो सकती है? तो तीसरे पक्ष से निर्णय लेने की समय सीमा कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें तीसरे पक्ष की अपील सुनी जाए इस अधिनियम के अंतर्गत। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो यह मुख्यालय दिल्ली में होगा। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कब कर सकेगा? तो ये केंद्रीय सरकार की अनुमति से ऐसा कर सकेगा। प्रत्येक सूचना आयुक्त कितने वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण करेगा? तो सूचना आयुक्त भी 5 वर्षों के लिए अपने पदों को धारण करेगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्या किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले वो त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज करके अपना पद छोड़ सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और को किसके समकक्ष रखा गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के वेतन भत्ते मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष रखे गए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को मिलने वाले वेतन भत्ते और उनकी नियुक्ति उनके उपरांत तय किए जा सकते हैं? नहीं, उनमें उनकी नियुक्ति के समय ही इन्हें तय किया जाएगा, उसके उपरांत उसमें कोई भी चेंज या बदलाव नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों और उनके भुगतान के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है?
तो ये धारा 13 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अंतर्गत अधिकतम शस्ति कितनी आरोपित की जा सकती है? तो अगर कोई सूचना अधिकारी डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर अधिकतम 25,000 रुपए तक की शस्ति अभियोजित की जा सकती है। धारा 20 के अंतर्गत सूचना आयोग कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है? तो सूचना आयोग 250 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। सूचना आयोग अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई धारा 20 के तहत होती है। सूचना अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है? तो जो कार्रवाई सद्भावपूर्वक की गई है उसके लिए धारा 21 प्रोटेक्शन या संरक्षण प्रदान करती है। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी आदेश पर ना कोई वाद सुनेगा, ना उसकी कार्रवाई ग्रहण करेगा। ये बात धारा 23 में वर्णित है। निम्नलिखित में कौन सा धारा न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन करती है? तो धारा 23 न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन करती है। केंद्र सरकार द्वारा गठित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को किस धारा के अंतर्गत इस सूचना से बाहर रखा गया है? तो जितने भी गुप्तचर संगठन हैं उनको इस अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। निम्नलिखित में कौन सी धारा केंद्रीय संगठनों के सूचना अधिकार अधिनियम से दूर है? तो यहाँ पर ये धारा 24 इसी बात का प्रमाण है। बी.आर. चंद्रन नाम प्रवर्तन निदेशालय का वाद किस धारा से संबंधित है? तो ये वाद हमारा धारा 24 से संबंधित है। केंद्रीय सरकार द्वारा गठित गुप्तचर संगठनों एवं सुरक्षा संगठनों को पूर्ण रूप से छूट नहीं दी गई है। भ्रष्टाचार और मानवीय अधिकारों के हनन के मामले के कारण इन संगठनों को भी सूचना अधिकार की परिधि में लाया गया है। ये बात सत्य है और ये बात सही है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ बनाम भारत संघ का वाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य का वाद किस बात से संबंधित है? तो ये वाद हमारा धारा 20 से संबंधित है। तीसरे पक्ष की अपील का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो तीसरे पक्ष के द्वारा अपील का प्रावधान धारा 19(2) के तहत किया गया है। आरटीआई में आईईसी वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे वह अपनी तारीख में कार्यालय में प्रवेश करता है और तब तक वह आयु प्राप्त नहीं करता जो कि इसके पहले हो। तो 63 क्वेश्चन के लिए हमें दो चीजें देखनी है कि हमें उसके वर्ग और हमें उसके उम्र को देखना है। तो यहाँ पर जो इंडियन इंफॉर्मेशन अधिकारी होगा, काउंसिल होगा, उसके लिए जो आयु वर्ग निश्चित किया गया है उस आयु वर्ग के लिए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। द्वितीय अपील का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो द्वितीय अपील का प्रावधान धारा 19 के तहत किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय अपील प्रथम अपील के निर्णय की कितने दिनों के अंदर की जाएगी? तो द्वितीय अपील 90 दिनों के अंदर की जाने की मियाद रखी गई है। आयोग को नगद जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो इस आयोग को धारा 20 के अंतर्गत नगद जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। धारा 20 के अंतर्गत जुर्माने की स्थिति में अधिरोपित किया जाएगा। गलत सूचना देने की स्थिति में बिल्कुल सही है। भ्रामक सूचना देने और सूचना देने में बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में, तो इन सभी में होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की संख्या है, यानी 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम किस सीरीज में पास हुआ था? तो यह अधिनियम 2005 के 22वें अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अपील निम्नलिखित में किस स्थिति में दायर की जाती है? निर्धारित समय में उत्तर न प्राप्त हो, लोक सूचना अधिकारी के फैसले पर आप संतुष्ट न हो। तो दोनों स्थितियों में ऐसा हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्णय न प्राप्त होने की स्थिति में या निर्णय से असंतुष्ट होने पर क्या किया जाएगा? तो निर्णय अगर नहीं सही हुआ है या आप निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप प्रथम अपील करेंगे, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। प्रथम अपील दर्ज करने की जो समयावधि है वह 30 दिन है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। यदि अपील अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि देरी का कोई युक्तिसंगत कारण है तो ऐसी स्थिति में देरी की अवस्था को भी अपील में स्वीकार किया जा सकता है। ये बात सत्य है। क्या लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से तीसरे व्यक्ति या पक्ष को भी अपील का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर आप ये बात समझ लें, हाँ,
किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस सूचना के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो अगर राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होनी है तो उसका अध्यक्ष हमारा मुख्यमंत्री होगा। केंद्र सूचना आयोग के सदस्य की अगर नियुक्ति होनी होती तो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता। राज्य सूचना आयोग के कार्यों को साधारण आरक्षण, निर्देशन और प्रबंध निहित होगा। यह किस चीज पे निहित होगा? मुख्य सूचना आयुक्त में इसका अभिनिहित किया गया है इसे, और मुख्य सूचना आयुक्त ही इस बात की जिम्मेदारी देखेगा। राज्य सूचना आयोग की योग्यता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किए गए हैं। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का चयन निम्नलिखित में किस आधार पर किया जाएगा? तो विधि, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सबसे होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या राज्य सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त विधानसभा का सदस्य हो सकता है? तो विधानसभा के सदस्य को क्या इसमें नियुक्त किया जा सकता है? तो नहीं, विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि विधानसभा का आयुक्त या सदस्य जो होगा वो राजनीतिक व्यक्ति होगा। क्या पत्रकारिता जगत का कोई व्यक्ति राज्य सूचना मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो पत्रकारिता जगत का कोई व्यक्ति इसमें नियुक्त हो सकता है, और इसके लिए हम हाँ को टिक करते हुए ऑप्शन ए टिक करेंगे। निम्नलिखित में किस क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं बनाया जा सकता? तो अगर वो व्यक्ति प्रशासन, खेल, समाज सेवा या प्रबंध का किस चीज का ज्ञान रखता हो, तो ऐसे में खेल का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। क्या राज्य सूचना आयुक्त किसी राजनीतिक दल से संबंध रख सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन ए होगा। राज्य सूचना आयोग किसी तरीके के राजनीतिक दल से संबंध नहीं रख सकते। राज्य सूचना आयोग के सदस्य व्यवसाय या उद्योग धंधों में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो सदस्य हैं ये किसी भी व्यवसाय और धंधे में भी शामिल नहीं होंगे। कौन सी धारा राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पदावधि एवं सेवा शर्तों के अधीन प्रबंध करती है? तो अधिनियम की धारा 16 में राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अहर्ता के बारे में बताया गया है। क्या कोई राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्त हो सकता है? तो पुनर्नियुक्ति के संबंध में ये बात कही गई है कि राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्त नहीं होगा। क्या 65 वर्ष की आयु उपरांत भी कोई राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रह सकता है? तो नहीं रह सकता है, क्योंकि उनकी उम्र के लिए ही पहले 65 वर्ष की उम्र दी गई है। राज्य सूचना आयुक्त अपनी कितने वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने पद को धारण कर सकता है? ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपना त्याग पत्र किसे देकर के पद से मुक्त हो सकता है? तो वो राज्यपाल को अपना पद देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा। केंद्र सरकार का आयुक्त होने पर, यानी केंद्र सूचना आयोग का सदस्य होने पर वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, यहाँ राज्यपाल को दिया जाएगा। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो ये प्रावधान हमारा धारा 17 में वर्णित है। किस आधार पर राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जाएगा? तो कदाचार और असमर्थता दोनों आधार पर हटाया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने संबंधी जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जांच, जब इनको पद से हटाया जाना है तो इसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। क्या राज्य सूचना आयोग के सदस्य को बिना जांच के भी उनके पद से हटाए जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं? तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि इस तरीके का कोई उपबंध नहीं किया गया है। जांच के उपरांत ही आयुक्त को हटाया जाएगा। सहायक लोक सूचना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत लोक प्राधिकारी यह दायित्व अधिरोपित किया जाता है कि अधिनियम के लागू होने के 100 दिनों के अंदर प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो ये बात हमारी अधिनियम की धारा 5(1) के तहत बताई गई है कि इस धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी ऐसे अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। तो ये बात हमारी जो अधिनियम की धारा 5 में वर्णित की गई है। निम्नलिखित में कौन सी धारा अधिनियम के कार्यवाहन पर निगरानी से संबंधित है?
कि इस अधिनियम का कार्यवाहन हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए धारा 25 में उपबंध बताए गए हैं कि इस धारा में जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिनियम के प्रावधानों से शिक्षित और परिचित कराने का प्रावधान किया गया है। ये बताया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सभी व्यक्तियों को इसकी सूचना दी जाए और उन्हें जानकारी दी जाए, ये अधिनियम धारा 26 में बताया गया है। कौन सी धारा समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? तो समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना के लिए धारा 29 का संबंध है। निम्नलिखित में कौन सी धारा सूचना के स्वनिष्पादन से संबंधित है, यानी सूचना अपने आप से निष्पादित होगी? इसके लिए धारा 4 में वर्णन किया गया है। सूचना अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित में किस तरीके से किया जा सकता है? सूचना के स्वनिष्पादन के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से, दोनों के दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी को सही करेंगे। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत प्रार्थना के माध्यम से सूचना के अधिकार का प्रयोग किस अधिनियम के अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 6 के तहत ये सूचना अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। क्या कोई लोक सूचना अधिकारी किसी भी आवेदक से बिना सूचना के कारण को जान सकता है? यानी क्या लोक सूचना अधिकारी इस बात की जानकारी मांग सकता है कि उसे किस उद्देश्य के लिए आपको सूचना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करानी होगी, कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी किसी आवेदक के पास केवल इतना व्यक्तिगत विवरण पूछ सकता है जितना उससे पत्र व्यवहार या संपर्क के लिए आवश्यक हो। यह कथन पर्याप्त सत्य है। बाकी व्यक्ति की सत्यता, उसकी कार्यशैली या उसके उद्देश्य को जानने का कार्य लोक सूचना अधिकारी का नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन क्या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है? तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ईमेल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त सूचनाएं किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? तो धारा 8, 9, 8 और 24 में ये बात बताई गई है कि कौन सी सूचनाएं ना देने से छूट है, यानी कि इन सूचनाओं को दिए जाने से रोका जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अपील की अवधि किस समयावधि तक बढ़ाई जा सकती है? तो विशेष परिस्थितियों में प्रथम अपील की अवधि 15 दिन बढ़ाई जा सकती है, यानी मैक्सिमम 45 दिनों का डिले किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित है। यदि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो उसके निस्तारण की अवधि होगी। तो पत्र के हस्तांतरण की अवधि के समय निस्तारण की अवधि 35 दिन मानी जाएगी। आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो उसके अधिक जो निस्तारण की अवधि होगी वह अवधि हमारी 35 दिनों की हो सकती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी निर्णय की तिथि से कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील की जा सकती है? तो 90 दिनों के बाद द्वितीय अपील की जा सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धारा 8 के अंतर्गत कौन सी सूचना देय नहीं होगी? तो राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और वैज्ञानिक और आर्थिक हितों से संबंधित सूचना देय नहीं होगी। ये बात धारा 8 के अंतर्गत बताई गई है। संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में क्या सूचना उपलब्ध कराई जाएगी? नहीं, इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस मुद्दे से छूट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूचना जिसके प्रशासन से न्यायालय ने स्पष्ट रूप से रोक लगा रखी हो, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो, क्या ऐसी सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं? नहीं की जाएंगी। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है? जिसके प्रकटन से विशेषाधिकार का भंग हो, जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना हो, दोनों नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसी सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार और गोपनीयता शामिल है। ऐसी सूचना क्या प्रकटन से संरक्षित है? हाँ है, इनको सूचना देने के तहत बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसी सूचना जिसमें वाणिज्य, व्यापार और व्यापार की गोपनीयता सम्मिलित है। ऐसी सूचना किस धारा के अंतर्गत प्रकटन से संरक्षित हैं? तो ऐसी सूचनाएं धारा 8(1) घ के तहत प्रकटन से संरक्षित हैं, इन्हें नहीं दिया जाएगा। प्रकटन जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो, ये किस धारा के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा? तो ये 8(1) ख के तहत संरक्षित है।
ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। मात्र किसी मामले के न्यायालय में लंबित होने से सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता है। इस विषय पर न्यायालय ने स्पष्ट आदेश सूचना से मनाही हेतु आवश्यक है किस मामले में निर्धारित किया, यानी किस तरीके के केसेस में सूचना देने से मना किया जाए, इस बात का जो निर्धारण किया गया है वो जगवंती देवी बनाम डाक विभाग आजमगढ़ के केस में इस बात को बताया गया है कि अगर कोर्ट में केस लंबित है तो सूचना देने से मना रोका नहीं जाएगा। इसके लिए एक विशेष आधार होना जरूरी है। क्या किसी बैंक के खाता धारक का नाम, खाता संख्या इत्यादि की सूचना उसके अधिकार के तहत सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी जा सकती है? तो ऐसी सूचना को देने का कोई प्रोविजन नहीं बनता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत गोपनीयता रखती है। किसी वाद विवाद से व्यवस्था ये की गई है कि खाता धारक का नाम, खाता संख्या इत्यादि के बारे में सूचना अधिकार के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती है। ये बात किसने बताई है या किस केस में ये बात बताई गई है? तो ओम प्रकाश मल्होत्रा बनाम पंजाब नेशनल बैंक में ये बात निश्चित की गई है। किसी शिकायत के पत्र की जांच करते समय सूचना आयोग के पास यह अधिकार है कि वह शपथ पत्र का साक्ष्य प्राप्त करे और किसी न्यायालय के रिकॉर्ड और प्रतिलिपि की मांग कर सकता है। तो क्या ये बात सही है? इनमें से कौन से आवेदन सही हैं? तो इनमें से दोनों आवेदन सही हैं और दोनों सत्य हैं। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध संसूचना किस आधार के अंतर्गत प्रकटन से संरक्षित है? तो ये जो अधिकार है, इस अधिकार के तहत हम धारा 8(1) अंगा के तहत इस सूचना को संरक्षित मानते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना क्या प्रकटन से संरक्षित है? हाँ, है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण वैश्वासिक संबंध का है? वैश्वासिक संबंध के उदाहरण में वकील और मुवक्किल है, गुरु और शिष्य है, डॉक्टर और मरीज है, ये सभी आते हैं। यानी मरीज की जानकारी डॉक्टर के पास है, डॉक्टर से आप सूचना नहीं मांग सकते और डॉक्टर इस बात के लिए मना कर सकता है। वैश्वासिक नातेदारी से संबंधित सूचनाओं से प्रकट किया जाता है यदि उक्त सूचना के प्रकाशन में आवश्यक है। किसके? तो ऐसी सूचना अगर जनहित में आवश्यक है, जनहित में उसका प्रकट होना जरूरी है तो दी जा सकती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विदेशी सरकार के विश्वास से प्राप्त सूचनाएं क्या प्रकट की जा सकती हैं? तो ऐसी सूचनाएं जो कि विदेशी सरकार के विश्वास की सूचनाएं हैं, ऐसी सूचनाओं को भी प्रकट नहीं किया जाएगा। कौन सा वाद विदेशी सरकार के विश्वास प्राप्त सूचना से संबंधित है? तो जो दोनों वाद हैं, नुस्ली वाडिया बनाम MEA और भगत सिंह बनाम CIC, ये दोनों केस इस बात से संबंधित हैं कि विदेश की सरकारों की सूचना को प्रकटीकरण से रोका जाएगा। ऐसी कोई सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, क्या ये किस धारा के अंतर्गत ये प्रकटीकरण से संरक्षित है? तो ऐसी सारी सूचनाएं धारा 8 के तहत संरक्षित की गई हैं। किसी भी वाद में जहां CBI जांच चल रही हो, उस स्थिति की सूचना प्रदान करने से इनकार करने को उचित ठहराया गया है। तो ये केस हमारा सुधाकर कुलश्रेष्ठ बनाम डाकघर विभाग अलीगढ़ का है और यहाँ पर बताया गया है कि CBI की जांच के संबंध में सूचनाएं संरक्षित हैं। निम्नलिखित में किस वाद के अंतर्गत CBI द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित रिकॉर्ड को अस्वीकार कर दिया गया था? तो ये दोनों सी रमैया बनाम CBI, भगत सिंह बनाम CIC, दोनों के केस में ऐसा हुआ था, इसलिए इसे हम ऑप्शन सी लगाएंगे। ऐसी सूचना जिससे अपराध के अन्वेषण बढ़े और पकड़े जाने में अड़चन पड़ेगी, किस धारा के अंतर्गत प्रकटन से संरक्षित है? ऐसी सूचना को भी प्रकटन से रोका गया है और ऐसी सूचना धारा 8 के तहत संरक्षित है। किस वाद में यह व्यवस्था की गई है कि FIR से संबंधित केस डायरी की प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो यानी FIR की सूचना की केस डायरी आप नहीं ले सकते हैं। ये बात मोहनलाल बनाम दिल्ली केस में है, ऑप्शन बी में। मंत्रिमंडल के कागज विचार विमर्श संबंधी सूचना क्या प्रकटन से संबंधित है? तो मंत्रिमंडल में क्या विचार हुआ है और उसके प्रकटीकरण की क्या बातें हैं, तो ये सूचनाएं संरक्षित हैं, ये सूचनाएं जनहित में लागू हैं, इसलिए इनको उसमें नहीं दिया जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के कारण उस समय सार्वजनिक किए जा सकते हैं जब निर्णय लिए जा चुके हों, यानी निर्णय लिए जाने के बाद उनको सार्वजनिक किया जा सकता है। फोन पर किसी की बातचीत पूर्ण रूप से निजी है, ऐसी बातचीत का विवरण धारा 8 के 1 ज्या के अंतर्गत छूट प्राप्त है, यह बात अवधारित की गई।
तो ये बात हमारी जो अवधारित की गई, ये बात अजीत प्रसाद बनाम बीएसएनएल के केस में लागू की गई है। निम्नलिखित में किस मामले में प्रार्थी को 15 अन्य उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए थे? तो ऐसे केस की जो हिस्ट्री है उसमें शिव सिंह बनाम सेंट्रल रेलवे का केस है, जिसमें वादी को अन्य उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो उपलब्ध कराई गई थी। निम्नलिखित में कौन सा वाद उत्तर पुस्तिका प्रदान किए जाने से संबंधित है? तो शिव सिंह बनाम वेस्टर्न रेलवे का वाद उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराए जाने और मनोज कुमार बनाम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये दोनों के दोनों वाद उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराने से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस बात को सरकारी भर्ती के समय की गई शारीरिक जांच की रिपोर्ट की प्रति जनहित में प्रदान करने की अनुमति दी गई थी? तो ये वाद हमारा राधेश्याम गुप्ता बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का केस है। किसी संस्था के बोर्ड, सोसाइटी या निगम या ऐसी संस्था के संबंधित किसी सूचना का स्वरूप निजी हो सकता है, तो ऐसी संस्था संबंधित व्यक्ति को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ये बात किस वाद में बताई गई है? तो इस वाद को बताने वाली जो केस डायरी है उसमें मसूद हुसैन बनाम आरसीएस नई दिल्ली का वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत विषय से संबंधित ऐसी छूट प्रदान की गई है जहां पर सरकार के अतिरिक्त कॉपीराइट का अधिकार किसी व्यक्ति के विशेष में निहित हो और ऐसे कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा हो? तो ऐसी सूचना को दिए जाने से रोका जाना है और ऐसी सूचना धारा 9 के तहत रोकी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 का अगला लेक्चर कल मॉर्निंग में आपके पास उपलब्ध होगा। थैंक यू।